अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज असद अहमद और हम सीएसएस का अकाउंटिंग पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था और वो है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को शुरू करने से पहले हम पास्ट पेपर एनालाइजेशन अगर देखें तो 2015 में ये सवाल पूछा गया है कुल मिला के कोई 20 मार्क्स का। फिर 2016 में ये सवाल पूछा गया है कोई 10 मार्क्स का। उसके बाद ना इसको 17 में पूछा गया, ना इसको 18 में पूछा गया, ना इसको 19 में पूछा गया, ना 20 में पूछा गया। फिर डायरेक्टली 2021 के अंदर ये 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और 2022 के अंदर ये 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। उसके बाद एग्जामिनर जैसे फिर से भूल गया इसको टेस्ट करना और अभी तक इसने दोबारा इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, 2026 मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, इसको जानबूझ के अपडेट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एटलीस्ट दो पास पेपर्स ऐसे हों, यानी 2025 2026 के, कि जब हमारे पास सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो उसको एज अ मॉक अटेम्प्ट करें। मॉक अटेम्प्ट से मुराद ये होती है कि हम जब उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट को पढ़ें, वहाँ पर रिक्वायरमेंट को समझें और उस एग्जाम कंडीशंस में बैठ के चीज़ें करने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई चीज़ हमें ऐसी हो कि जो कि जिसके ऊपर हमें इम्प्रूवमेंट की नीड हो तो हम वो बैठ के कर सकें। तो इसलिए ये 2025 और 2026 को मैंने यहाँ पर जानबूझ के अकाउंटिंग वाले पोर्शन के अंदर नहीं फिल किया हुआ। तकरीबन आप सबको देखेंगे खाली खाली है, ठीक है। हालांकि मुझे फिल करना था, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको फिल नहीं करते, ताकि दो पेपर्स हमारे पास एटलीस्ट ऐसे हों जो कि फुल फ्लेज अटेम्प्ट कर सकें एज अ मॉक एग्जामिनेशन। तो ये कुल मिला के कोई 4 दफ़ा ही मेरे ख्याल से आया है। और जितना मेरा अंदाज़ा है, जितनी मेरी नज़र पड़ी है, मेरा ख्याल है कि उसने पार्टनरशिप के अंदर ह- जो है वो या तो रिटायरमेंट पूछा हुआ है माजी में, या तो उसने पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन पूछी हुई है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म को हम ख़त्म कर रहे हैं। हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, हमने उसका बिजनेस किया। अब किसी भी रीज़न की वजह से जब हम रेजोल्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के। हम किसी भी रीज़न की वजह से पार्टनरशिप फर्म को जब बंद करते हैं तो हमारे पास उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उस चीज़ को कहते हैं डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1। नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई एक पार्टनर हमारे पास जो चल रहा था, अब वो उस फर्म से रिटायर हो रहा है। अब पार्टनरशिप के रिटायरमेंट में और डेजोल्यूशन में एक छोटा सा फर्क ये है कि डेजोल्यूशन में पूरी की पूरी फर्म के सारे पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, यानी पूरी पूरी फर्म ही खत्म हो रही है। जबकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कोई एक पार्टनर रिटायर होगा। ठीक है, तो मैं बस ये थॉरली ये दिखाना चाह रहा था आपको कि भाई हमारे पास जो पार्टनरशिप है वो पिछले इसने 2 बार पूछा, फिर भूल गया। फिर अच्छे खासे अरसे बाद उसने दोबारा 2 सवाल 20-20 मार्क्स के दिए और फिर उसके बाद पार्टनरशिप को भूल गया। तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है आपके एग्जामिनर का कि उसको फिर से याद आ जाएगा पार्टनरशिप और फिर 2027 में आके वो पार्टनरशिप पूछ ले। तो कुछ पता नहीं है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा पर्पस जो है वो कंप्लीटनेस की वजह से हमें ये टॉपिक कवर करना है, इसके सारे सीनियर्स कवर करने हैं। अब मैं ज़रा आता हूँ हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर। मैं सबसे पहले क्लास नोटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ। अच्छा जी, अब होगा क्या, जरा यहाँ पर फोकस कीजिएगा। हमारे पास पार्टनरशिप के कुल मिला के कोई 5 केसेस हैं, यानी 5 सिनेरियोज हमें पार्टनरशिप के देखने को मिल सकता है और उस फिर सिनेरियोज में सब सिनेरियोज हैं। यानी ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं इसको सही तरीके से यहाँ के हर एक सिनेरियो के कवर करने की तरफ जाऊं तो मुझे कम से कम भी कोई 15 से 20 सवाल प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे। और 15 से 20 सवाल की प्रैक्टिस का मतलब है कि कम से कम भी 10 क्लासेस तो इस पर लगानी चाहिए मुझे, और वो 10 क्लासेस अच्छे खासे टाइम के साथ लगेंगी। तो इस वजह से हम इसके सारे सिनेरियोज कवर नहीं कर सकते। मेन मेन चीज़ें पार्टनरशिप में क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो हमें उसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, यानी हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है ये हमारे पास पहला केस होगा पार्टनरशिप को सीखने का। यानी जब भी कोई पार्टनरशिप बनेगी तो बनने की अकाउंटिंग हमें आनी चाहिए। अब यकीन करिए इस बनने की अकाउंटिंग के अंदर भी केसेस हैं, सिनेरियोज हैं। क्या होगा कि अगर पार्टनर इस तरीके से आए तो कैसे फॉर्मेशन करोगे? अगर पार्टनरशिप आने का तरीका ये हो जाता है तो पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे करोगे? अगर पार्टनर्स इस तरीके से फॉर्म बनाना चाहते तो फॉर्मेशन कैसे करोगे? तो इसके भी सब सब केसेस हैं और सारे के सारे केसेस हम ऑब्वियसली कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ी सी लिमिटेशन यहाँ पर हमारे पास आएगी। दूसरी चीज है पार्टनरशिप जो अब बन गई है। अब जब पार्टनरशिप बन गई तो भाई अब क्या करोगे तुम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अब दूसरी चीज होगी भाई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि पार्टनरशिप बन के तैयार हो गई है।
अब एक साल गुजरा, पार्टनरशिप में लॉस आया या पार्टनरशिप में प्रॉफिट आया, हमें क्या करना है, हमें उस लॉस या उस प्रॉफिट की अकाउंटिंग करनी है कि वो लॉस या वो प्रॉफिट कैसे इन पार्टनर्स के बीच में टूटेगा। अब इसके भी अच्छे खासे केसेस हैं, इसके भी अच्छे खासे सिनेरियोज हैं। ठीक है, लॉस अगर आता है लेकिन पार्टनर को फला 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 बेनिफिट देंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट अगर आता है लेकिन अगर पार्टनर को फला 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 बेनिफिट देंगे तो क्या आएगा। तो इसमें भी अच्छे खासे जो है वो सिनेरियोज कवर हो जाते हैं हमारे। तीसरी जो इसके अंदर चीज आती है, पार्टनरशिप बन के तैयार हो गई, प्रॉफिट बांट लिया, एक बंदे ने देखा पार्टनरशिप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, चलो भाई एडमिशन करा दो उसकी। यानी हमारी एग्जिस्टिंग फर्म में अभी फर्म बन चुकी है, पहले केस में क्या है फर्म बनी ही नहीं है, पहले पहली बार बना रहे हैं। तीसरे केस में क्या है कि हमारी फर्म बन चुकी है एग्जिस्टिंग फर्म में, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक नया पार्टनर है भाई, हम उस नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी बेतहाशा केसेस हैं कि नया पार्टनर जो आएगा वो क्या एसेट लेकर आएगा, नया पार्टनर जो आएगा वो कैश लेकर आएगा, नया पार्टनर जो आएगा वो गुडविल मेथड के थ्रू आएगा, नया पार्टनर जो आएगा, सॉरी आपका सवाल समझा नहीं मैं, थर्ड कौन सा है मतलब, सॉरी आपका क्वेश्चन में समझा नहीं, थर्ड कौन सा है ये मैं समझा नहीं, किस बारे में थर्ड की बात कर रहे हो। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्योंकि मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ। थर्ड कैसे, एडमिशन, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? चलो ठीक है, थर्ड केस है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, चलें जी। चौथा केस है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और आखिरी केस है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी कुल मिला के पार्टनरशिप के में पांच केसेस को डिस्कस करना है, पांच केसेस को कवर करना है। फॉर्मेशन करनी है पहले पार्टनरशिप की, फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसमें हमने एडमिशन का इम्पैक्ट लेना है, फिर पार्टनर को रिटायर करवाना है और आखिर में फर्म को ही खत्म करके डिसॉल्व करने देना है। ठीक है, ये कुल मिला के हमें पांच केसेस ओवरऑल जो है वो देखने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारे पास, अब हम चलते हैं हमारे पास, हमारा जो पहला केस है पार्टनरशिप फर्म की फॉर्मेशन का, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मेशन से पहले समझ लो, सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन वो हमें बताता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है, बिटवीन किसके बीच में, पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। Persons who have entered into the partnership are with one another are individually called partners and collectively called a firm। थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है इसमें, दो तीन बातें हैं जो कि टेक्निकल हैं, बाकी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें समझने के लिए। सबसे पहले तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन्स, एक से ज्यादा लोग होंगे तभी उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप कायम होगा। जहाँ पर मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप बिजनेस फॉर्म में होगा, बिजनेस कैरी करेंगे, या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस कैरी करेंगे, या तो उनमें से कोई एक बंदा उनके ब्याह पे काम करेगा। इसकी एग्जांपल बड़ी आसान सी है, सिंपल सी है, समझ लीजिएगा। देखें, मान लेते हैं कि भाई मेरे पास एक सप्लायर है मिस्टर एक्स, और मैं मिस्टर एक्स जो है वो हमारी फर्म को कोई ना कोई सामान बेच रहा होता है। अब मिस्टर एक्स ने हमारी फर्म को सामान बेचने के लिए जो है वो कोई ना कोई सिग्नेचर चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल, या कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी, भाई मैं आपको सामान बेचूं तो क्यों बेचूं, या मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई ये आपकी फर्म की तरफ से ही मुझसे सामान मांगा गया है। ठीक है, क्योंकि फर्म तो चल के नहीं आएगी आपके पास, कोई ना कोई बंदा ही आएगा सामान लेने के लिए। तो मिस्टर एक्स ने हमें कहा कि ठीक है भाई, आप तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, जब भी आप में से कोई ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, मैं उसको सामान दे दूंगा फर्म के नाम पे। अब अगर वो बंदा ए या बी या सी जाता है मिस्टर एक्स के पास सामान लेने के लिए, तो एक्शन किसने लिया है, सिर्फ उस एक पार्टनर ने लिया है, लेकिन उसने सबके बिहाफ पे एक्शन लिया है। कल को बी या सी ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुमसे सामान तो ए ने लिया था, हम पैसे क्यों दें। फॉर एग्जाम्पल भाई लॉस पड़ गया, ये सामान खो गया या ए चुरा के भाग गया,
तो बी या सी ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम सामान तो ए ने लिया था, सामान तो बी ने लिया था। हाँ, सामान तो ए ने लिया था, यहाँ हमने तो नहीं लिया था, बी बोलेगा, सी बोलेगा मैंने भी नहीं लिया था, सामान तो ए ने लिया था। तो जब सामान ही हमने नहीं लिया तो हम आपको क्यों पैसे दें? ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन ने उसको कवर करवा दिया कि भाई चाहे तो सारे के सारे पार्टनर्स एक्ट करें बिजनेस के अंदर बिजनेस चलाने के लिए, या कोई भी पार्टनर अगर ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स एक्शन ले रहा है पार्टनरशिप के लिए, तो फिर बाकी भी उस चीज के लिए लायबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ये है, सिंपल सा। आगे बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिलेशनशिप आ रहे होते हैं अलग अलग अगर होंगे तो उनको पार्टनर कहा जाता है, और सबको मिला के अगर कोई नाम दे तो उसको फर्म कहा जाता है। ठीक है, चलें जी, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी। सबसे पहले मुझे बताएं, इस डेफिनेशन में कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई पंगा है तो मुझे बता दें। कोई भी इशू, कोई और एग्जाम्पल चाहिए इसके ऊपर तो मैं दे सकता हूँ आपको। शाबाश, क्लियर हो गया। चलें जी, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू हम जो है वो पार्टनरशिप के फॉर्मेशन को समझेंगे। लेकिन अगेन जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि भाई इसके बहुत केसेस हैं। एग्जाम में आपसे तरह तरह से चीजें पूछ के आपको गुमराह कर सकता है कि भाई पार्टनर ने ये किया, पार्टनर ने वो किया, पार्टनर ने फला चीज की, पार्टनर ने फला चीज की। तो मैं अभी सिर्फ एक सवाल ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर पास पेपर में कोई और केस आ गया तो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन बेसिक आपका यहीं से स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह। ताकि अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे भी दे तो आपको मसला नहीं होगा। अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, एसिड वगैरह की चीजें आपको याद हैं, तो फिर वो मसला नहीं करेंगे। सिर्फ अभी समझ लेंगे ना आज का लेक्चर, तो फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको फिर तंग नहीं करेगी कभी। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, मिस्टर आर एंड मिस्टर एस सोल ट्रेडर्स। मिस्टर आर और मिस्टर एस दोनों अभी के लिए क्या हैं? वो सोल ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या है? सोल ट्रेडर्स हैं। उसके बाद आगे वो हमें बताता है, वर्क कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस। ये दोनों आपस में जब काम करते थे तो उनका बिजनेस कंपीटिंग बिजनेस है, यानी बिजनेस की नेचर सेम होगी। अगर एक फर्नीचर बेच रहा हो तो दूसरा भी कम्पीट करने के लिए फर्नीचर ही बेच रहा है। ऑन मई 2024, 2024 के मई 15 को दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। उन्होंने कहा कि भाई आपस में नहीं लड़ते, एक काम करते हैं, तुम भी आ जाओ मैं भी आता हूँ, मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। हमारे पास हमारा बिजनेस दुगना हो जाएगा, तुम्हारे पास भी स्किल है, मेरे पास भी स्किल है। अंडर द नेम आर एस ट्रेडर्स। अब आर एस ट्रेडर्स के नाम से क्या करना चाह रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं। बाय मर्जिंग देयर बिजनेसेस, अपने इंडिविजुअल बिजनेस को क्या कर रहे हैं? मर्ज करके ये फर्म बनाना चाहते हैं। ऑन दैट डे, उस दिन यानी जिस दिन का मर्जर हो रहा है, यानी कि मई 15 2024 को, ऑन दैट डे देयर बैलेंस शीट आइटम्स वर एज फॉलोज। यानी उनकी जो अलग अलग बैलेंस शीट थी, अलग अलग बिजनेस चल रहा था, उस उनके अलग अलग बिजनेसेस के जो एसेट्स थे, जो लाइबिलिटीज थी, वो उसने हमें यहाँ पर नीचे बता दी। हमें इसने कहा कि भाई कैश आर के पास 8,000 का है, एस के पास 12,000 का है। अकाउंट रिसीवेबल आर के पास 40,000 का है, एस के पास 48,000 का है। इन्वेंट्री आर के पास 32,000 की है, 20,000 की है। ऑफिस सप्लाईज आर के पास 2,000 के हैं, 1,600 के हैं। डिलीवरी इक्विपमेंट दोनों के पास मौजूद है, एक के पास 60,000 का, एक के पास 48,000 का। ऑफिस इक्विपमेंट भी मौजूद है दोनों के पास, एक के पास 28,000 का, एक के पास 32,000 का। अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन डिलीवरी के ऊपर भी और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर भी 32,000, 16,000, 12,000, 20,000 दे दिया। अलाउंस फॉर बेड डेट भी मौजूद है, 2800 रुपए का और 1600 रुपए का। और आखिर में अकाउंट पेएबल भी मौजूद है हमारे पास, 32,000 रुपए का और 38,000 रुपए का। सबसे पहले पहला पहला काम आप मुझे ये करके दीजिए प्लीज। आगे तो क्वेश्चन मैं करूंगा इसको, पर चलो रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि द फॉलोइंग वैल्यूएशंस वर एग्रीड अपॉन। पहली चीज, मिस्टर आर का अकाउंट रिसीवेबल वर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 25,500। His inventory is valued at 28,000 and delivery equipment at 15,000. Mr. S account receivable were estimated to realize 8,000 रुपए. His office supplies are valued at 600 and office equipment is valued at 5,000 rupees. रिक्वायरमेंट में मुझसे वो क्या मांग रहा है भाई? मुझसे वो मांग रहा है जर्नल एंट्रीज बना के दे दो न्यू फर्म की, उसकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करो, यानी आर की और एस की जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो रिकॉर्ड करो, एंड प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट, और उनकी इनिशियल बैलेंस शीट बनाकर दे दो। सबसे पहला काम, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व ऑब्वियसली मैं ही कराऊंगा, मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम मुझे ये करके दीजिए कि इसके अंदर मुझे ये बैलेंस शीट बैलेंस करके दीजिए। मुझे पहले ये बताइए कि क्या ये बैलेंस शीट बैलेंस है या नहीं है। आप ये करें, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, इसको सुकून से करो, शाबाश।
कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए और मुझे बता दो कि बैलेंस शीट बैलेंस कितने अमाउंट से आ रही है। ठीक है। जी जी। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly। यही ट्विस्ट था। वेल आइडेंटिफाइड। वेल आइडेंटिफाइड, सही है, यही ट्विस्ट था। चले जी, इसकी बैलेंस शीट बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताएं इसके एसेट्स कितने हैं। ठीक है, हम आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके टोटल एसेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर के एसेट्स, और यहाँ पर लिखता हूँ एस के एसेट्स। चले जी, कैलकुलेटर उठाएं, टोटल करें, शाबाश। 8,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 2,000 प्लस 60,000 प्लस 28,000, उसके बाद माइनस 32,000, क्योंकि अलाउंस है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नेगेटिव होता है। माइनस 12,000, ये भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, नेगेटिव होता है। माइनस 2,800, ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे करूंगा चीज़ें तो मुझे मेरे एसेट्स मिल जाएंगे। ये चीज़ करके ज़रा मुझे बता दीजिए कि कितना आ रहा है अमाउंट। शाबाश। 1,00,000। 1,38,000 कितना? ये आ गए टोटल एसेट्स। एस के बता दे, शाबाश। टोटल एसेट्स, एस के टोटल एसेट्स बता दें, शाबाश। हाँ जी, एस का टोटल एसेट्स बता दें, शाबाश। 1,22,000, ठीक है जी। ये आ गए एस के टोटल एसेट्स, 1,22,000। लाइबिलिटी बता दें आर की। आर की लाइबिलिटी मुझे तो सिर्फ एक ही दिख रही है, 32,000 की। ऐसा ही है। और इसकी मुझे दिख रही है 38,000 रुपये की। क्या मैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके इक्विटी या कैपिटल निकाल सकता हूँ? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक्स। निकाले जरा, कितना आया? 1,38,000 से में से 32 माइनस कर दें, शाबाश। करें जरा, शाबाश। 1,00,000
6,000। और मुझे इसका भी बता दे शाबाश, हाथ के हाथ। 1,22,000 में से 38 माइनस कर दीजिए शाबाश। 84,000। ठीक है भाई। अच्छा जी, अज्यूम करते हैं आप पेपर में बैठे हुए हो, ठीक है, और ऐसा एक सिचुएशन आ गई। आपने देखा कैपिटल आपको नजर नहीं आया, आप 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हुए, फिर आपको अचानक से याद आया कि हाँ यार, यहाँ पे तो कैपिटल निकालना आसान है, ऐसे ऐसे लाइबिलिटीज माइनस करेंगे कैपिटल निकल जाएगा। मुझे एक छोटा छोटा सा बेसिक सा सवाल, क्या रिक्वायरमेंट में कैपिटल निकालना जरूरी है? एक छोटा सा बेसिक सवाल है। मैं ये वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में जाके ना आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, उस चीज को अभी से हम बैठ के कवर कर रहे हैं कि ऐसा वहां ना हो, इसलिए बेहतर है कि यहीं पर हम चीजें डिस्कस करके एंड कर दें। उसने मुझसे रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है, उसने मुझसे रिक्वायरमेंट में, अगर मैं नीचे आके देखूं, उसने मुझे कहा है कि भाई सिंपल से मुझे नई पार्टनरशिप की इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर मुझे आप बता दो कि जो है वो कितने के उसके एसेट्स होंगे और कितनी की इक्विटी दोनों को मिलेगी। ठीक है, उसने सिंपल सा एक वैसे सवाल मेरे सामने रखा। अब इस सिंपल से सवाल से, इस वैसे सवाल से अगर मैं बैठ के ये काम करने लग जाऊं कि मैं इक्विटी जो कि उसने मुझे नहीं दी और मैं निकालने लग जाऊं, और ये काम करके मैं आ जाऊं, कर भी लूंगा, मसला नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। 200 मार्क्स का पेपर है, टाइम एलोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होगी 200 मार्क्स के पेपर्स के अंदर। तो टाइम एलोकेशन में मसला आ जाएगा। आप एक ऐसा सवाल जो कि और अच्छे से कर सकते थे, आप छोड़ के आ जाओगे, यहाँ अनकम्प्लीट सा अटेंड करोगे। तो ये अटेंटिव होकर देखना होता है कि भाई नीड है या नहीं है पेपर के अंदर। मेरा ख्याल है मुझे एक नई पार्टनरशिप फर्म बनानी है, ओल्ड बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ओल्ड बिजनेस में कितना कैपिटल था मेरे सर का दर्द होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सर, नई पार्टनरशिप फर्म है, इसको बनाना है, और इसको बनाने के लिए हमें एंट्रीज पास करनी है। उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसने मुझे अकाउंट रिसीवेबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, आर के अकाउंट रिसीवेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और आर की इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और आर की डिलीवरी इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं यहाँ पर आया, उसने मुझे आर की तीन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उसने मुझे आर की इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसने मुझे आर के अकाउंट रिसीवेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसने मुझे आर के डिलीवरी इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये मैं अक्सर करता हूँ तब जब मेरे पास बहुत सारी एडजस्टिंग एंट्रीज आ रही होती है ना, तो मैं टीवी से या बैलेंस शीट से अमाउंट कितना लेके जाना चाहिए उसको याद रखने के लिए एक डॉट बना देता हूँ। ये डॉट मुझे बड़ी हेल्प करता है उस चीज़ को टैकल करने के लिए कि भाई ये जो अमाउंट 40,000 है ना, इसमें एक एडजस्टमेंट बाकी है। ये बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। आप भी जब पेपर में एग्जामिनेशन में कोई सवाल आए और उसकी एडजस्टमेंट नीचे दे, और आपको पता है कि भाई ये एडजस्टमेंट तो एसेट ऊपर दे दिया हुआ था और नीचे उसकी एडजस्टमेंट बता रहा है, तो बेहतर है कि उसके सामने जाके एक डॉट लगा दिया करो। वो आपको जब आप उस बैलेंस शीट को दोबारा कॉपी करके नई बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पर काम आएगा कि भाई ये जो अमाउंट इस वक्त मौजूद है इसमें एक एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो नीचे उसने मुझे आर के तीन चीजें बताई कि भाई अकाउंट रिसीवेबल में भी एक एडजस्टमेंट थी, इन्वेंट्री में भी एक एडजस्टमेंट है, और डिलीवरी में भी एक एडजस्टमेंट है। तो मैंने क्या कर दिया, तीनों के ऊपर डॉट लगा दिया ताकि मैं सही वैल्यू लेके जा सकूं। सेम केस विद एस, एस के बारे में भी मुझे इसने अकाउंट रिसीवेबल के बारे में एक डॉट दिया है, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल के आगे एक और डॉट लगा देता हूँ। उसके बाद उसने मुझे ऑफिस सप्लाईज के बारे में एक दिया है और ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में भी उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी है, और ऑफिस सप्लाईज के बारे में भी उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। इसने मुझसे पहली रिक्वायरमेंट मांगी है कि भाई तुम मुझे जर्नल एंट्रीज बना कर दे दो। ठीक है, तुम मुझे क्या बना के दे दो, तुम मुझे जर्नल एंट्री बना कर दे दो नई फर्म के अंदर। बड़ा आसान है, सिंपल है। हम आते हैं यहाँ पर अपने पास, अपने इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, ये नीड नहीं थी, ठीक है, एसेट निकालने की नीड नहीं थी, लेकिन बताना जरूरी था। चलें जी, एंट्री पार करते हैं। आप एक काम ये करें, आप सबसे पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ अगर आपके पास डाउनलोडेड है, क्योंकि मैंने पहले ही भेज दिया होगा, तो ये अपने पास ये सवाल ओपन कर लो। ठीक है, ताकि मुझे बार बार इस शीट पे आना ना पड़े, मैं आपसे फिगर्स कंफर्म करता जाऊँ। चलें जी, एंट्री पार करने जा रहा हूँ भाई। सबसे पहले किसको पकड़े, आर को पकड़े या एस को पकड़े? आर को पकड़ते हैं पहले भाई। अगर आर आता है तो आर अपने बिजनेस से क्या क्या लेकर आएगा। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर आता हूँ। आर अपने बिजनेस से कैश लेके आ रहा है 8,000 का। मैं सिंपल गया, 8,000 का कैश डेबिट कर दिया पार्टनरशिप फर्म में। क्यों डेबिट क्यों किया?
क्योंकि अब वो वहां से निकलेगा तो वहां से हो जाएगा क्रेडिट, पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो पार्टनरशिप फर्म में एसेट का आना डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी अकाउंटिंग है, इसमें बार बार ज्यादा टाइम लगाने की नीड नहीं है, मेरा ख्याल है मुझे। मेरे पास कैश डेबिट कितने से? 8,000 से, शाबाश। उसके बाद, उसके बाद वापस आया क्वेश्चन के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 40,000। चले जी, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर डॉट है, आर के लिए भी एक डॉट है, एस के लिए भी एक डॉट है। फिलहाल आर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आर के डॉट को पढ़ लेते हैं। वो ये कहता है कि सर, आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल है, आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल है 40,000, जो कि मैंने ऊपर दिया हुआ है आपको, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू है 25,500। यानी भले आपके पास वो आपके बुक्स में 40,000 का दिख रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट, इसका फायदा हम कितना ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 25,500 का। यहाँ पे रुक के अगर मैं एक छोटा सा सवाल करूं आपसे, मुझे आप ये बता दें कि मैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो 40,000 रुपये लेके जाऊं जो कि मेरे बुक्स का अंदर शामिल है, या मैं 25,500 लेके जाऊं जो कि मुझे एक्चुअल फायदा मिलेगा? ये जरा मुझे बता दें। शाबाश। अगेन पूछ लेता हूँ। ऊपर हमारे पास जब बिजनेस की कंडीशंस बता रहा है तो मुझे बोल रहा है कि भाई 40,000 रुपये जो है वो मेरे बिजनेस में अकाउंट रिसीवेबल पड़े हैं, आर के बिजनेस में। नीचे उसने मुझे कहा कि भाई ये अकाउंट रिसीवेबल जो एस्टिमेटेड रियलाइज हो सकते हैं ना, वो 25,500 तक हो सकते हैं। यानी ऊपर उसने मुझे कहा 40,000 तक के एसेट तुम्हारे पास पड़ा है, लेकिन उससे बेनिफिट तुम 25,500 तक का ले सकते हो। तो जब पार्टनरशिप में मैं एंट्री डालूंगा अकाउंट रिसीवेबल की, वो 40,000 की डालूंगा या 25,500 की डालूंगा? 25,500 की डालेंगे, एग्जैक्टली। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आप गौर करें तो। उसने मुझे अकाउंट रिसीवेबल के साथ साथ उसने मुझे अलाउंस फॉर बेड डेट भी दिया हुआ है। तो मुझे बताएं, जो अमाउंट मुझे नहीं मिलना चाहिए वो मैं अलाउंस फॉर बेड डेट में लेकर जाऊं, या वो मैं अकाउंट रिसीवेबल में लेकर जाऊं? मतलब मैं 40,000 को कम करके 25,500 से एंट्री पार करूं, या मैं अकाउंट रिसीवेबल को 40,000 ही रहने दूं, मैं नीचे आके अलाउंस फॉर बेड डेट को बढ़ा दूं डिफरेंस से? कुछ भी बोलते हैं, अंदाजा, कोई भी अंदाजा लगा लें कि क्या बेहतर लगता है आपको। क्या बेहतर लगता है आपको? अलाउंस में ले जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपने याद किया हो, जब भी हम बैलेंस शीट पढ़ते थे तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखते थे? हम, मैंने आपको जब IFRS 9 की भी हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि हम सबसे पहले लिखते हैं रिसीवेबल्स, फिर हम लिखते हैं कि इसके अंदर प्रोविजन कितना है, और उसके बाद हम नेट अमाउंट लेकर के बैलेंस शीट के पेज पे लेकर जाते हैं। नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं रिसीवेबल और उसका प्रोविजन, प्रोविजन के बाद हम क्या करते हैं? नेट बैलेंस निकाल के वो बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही है कि अलाउंस फॉर बेड डेट को बढ़ाओ, ना कि तुम ऊपर के 40,000 को छोड़ो। इम्पैक्ट दोनों पे सेम पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 40,000 को कम कर दो या तुम बेड डेट को बढ़ा दो, क्योंकि बेड डेट क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैलेंस है, अल्टीमेटली दोनों का नेट ही जाना है। तो तुम ऊपर 40,000 को 25,500 कर दो, या नीचे जाके तुम आराम से बेड डेट को बढ़ा दो, एक ही बात हो जाएगी। ऊपर से कम कर दो या नीचे बढ़ा के, आप वैसे ही ऊपर जाके माइनस होना है तो इम्पैक्ट तो सेम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रेजेंटेशन वाइज देखूं तो प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी बन रही है ये कि आप ऊपर 40,000 ही रहने दो, कैन रिसीवेबल को मत छेड़ो, नीचे आके अलाउंस फॉर बेड को बढ़ा दो। तो मैं नीचे आ जाता हूँ भाई, इसको सिंपल इसको रखते हैं भाई। मैंने कहा कि भाई अकाउंट रिसीवेबल जो है वो मैं 40,000 ही रहने देता हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ कि 40,000 के बजाय मुझे मिलने कितने हैं? 25,500। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने का आया? 14,500। अगेन मैं देखना आपके सामने करके भी दिखाऊंगा, चाहे मैं 14,500 यहाँ से माइनस कर दूं,
या मैं बेड डेट को बढ़ा दूं, दोनों पे कोई असर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको प्रूव भी करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। चलें, फिलहाल क्विकली अब थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं लेक्चर्स को, जल्दी जल्दी से बढ़ाते हैं। अच्छा जी, इन्वेंट्री, क्या आर की इन्वेंट्री में है एडजस्टमेंट? हाँ बिल्कुल है। 28,000 पे रिकॉर्ड होनी है। ऊपर कितनी की दिख रही है इन्वेंट्री? 32,000 की। इन्वेंट्री के लिए कोई कॉन्ट्रा अकाउंट है नहीं, तो इन्वेंट्री पे कितने पे रिकॉर्ड करूं? 28 पे रिकॉर्ड करूं, 32 पे रिकॉर्ड करूं? बुक्स में 32 है। फायदा मुझे 28 तक का मिलेगा, रियलाइजेशन मुझे 28 तक की है। क्या करूं? 28 करूंगा सर, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, आ जाए भाई। अगली अगला एसेट कौन सा है मेरा? अगला एसेट मेरा है, किधर गया? हाँ, ऑफिस सप्लाईज। इसके ऑफिस सप्लाईज में कोई एंट्री थी नहीं, सीधा सीधा जाएगा बिल्कुल वैसे ही। ऑफिस सप्लाई भी एसेट है, ऐसे डेबिट होगा। 2,000 से। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी इक्विपमेंट 60,000 का है, लेकिन वो मुझे नीचे बता रहा है कि भाई डिलीवरी इक्विपमेंट तुम सिर्फ और सिर्फ 15,000 तक का ही रियलाइज कर सकते हो। डिलीवरी इक्विपमेंट कितने का रियलाइज कर सकते हो? 15,000 तक का ही रियलाइज कर सकते हो। बताओ क्या करूं? कितना लिखूं डिलीवरी एंट्री, क्या बनाऊं? 15 की बनाऊंगा, बिल्कुल। जबरदस्त। डिलीवरी इक्विपमेंट 15,000 से। उसके बाद कौन सा एसेट है डिलीवरी इक्विपमेंट के बाद? डिलीवरी इक्विपमेंट के बाद ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है मेरा? 12,000। 12,000 नहीं, 28,000, सॉरी। सर 28,000 के साथ साथ हमारे पास 12,000 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी तो था। अलाउंस माइनस करने के बाद जाएगा ना सर? आगे ना। ये देखो, अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आर का ऑफिस इक्विपमेंट 28,000 का है, लेकिन उसके साथ साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी है ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 12,000 की। तो मैं 28 माइनस 12 लेकर जाऊंगा ना, मैं पूरा का पूरा 28 नहीं लेके जा सकता। ठीक है। सर ये आपने फिर वहां क्यों नहीं किया? डिलीवरी इक्विपमेंट के ऊपर भी 60,000 था, डिलीवरी इक्विपमेंट के ऊपर भी 32,000 की डेप्रिसिएशन थी, तो 60 में से 32 यहाँ पे क्यों नहीं माइनस कराया? 60,000 में से 32 क्यों नहीं माइनस कराया? क्योंकि सर उसने मुझे क्वेश्चन में ही बता दिया कि 15,000 ही रियलाइज कर सकते हो, तो जितना कर सकता हूँ उतना ही लेकर चला गया। नीचे उसने मुझे नहीं बताया कुछ, तो मैंने वही एजम्पशन ली कि भाई चलो इतना डेप्रिसिएशन यूज कर चुका हूँ, इतना बाकी है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके डब्ल्यूडी के ऊपर लेकर चला गया मैं उसको ऑलरेडी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, इस वाले पॉइंट में? इस वाले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? चलें, गुड हो गया, सही है। वापस आ जाते हैं भाई यहाँ पर। कितना आया? 28 में से निकाल लें 12, 16,000। ठीक है। अलाउंस फॉर बेड डेट, क्योंकि मेरे ख्याल में एसेट हमारे पास खत्म हो गए। एसेट हमारे पास शायद खत्म हो गए, कोई और एसेट नहीं है हमारे पास। ठीक है। बाकी नीचे अलाउंसेज हैं, ये कॉन्ट्रा होते हैं, अलाउंस फॉर बेड डेट भी कॉन्ट्रा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारे अलाउंसेस नहीं लेके जाएंगे, वो और नेट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो बेड डेट वाला अलाउंस है वो हम लेके जाएंगे, तो वो क्रेडिट बैलेंस है। अलाउंस फॉर बेड डेट।
क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है अलाउंस फॉर बेड डेट? क्वेश्चन में कितना दिया है अलाउंस फॉर बेड डेट, शाबाश बताएं। क्वेश्चन में अलाउंस फॉर बेड डेट दिया हुआ है 28,000। मैंने भेजा है आपको, तो आपको ये अपने पास रख लेना चाहिए ना। भेजा था ना मैंने, नहीं भेजा था? 2800, 2800 क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। प्लस 14,500 की एंट्री हमें ये वाली भी लेनी है इसके अंदर। 14,500 की एंट्री ये वाली भी लेनी है, दोनों को सम करो। 2800 प्लस 14,500 कितना आया अमाउंट? ये भी यहीं लिख देते हैं। और आगे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हाँ जी। कितना आया? 17,300। 17,300 आया। इसमें मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। अबे सही है ना, 2800 थोड़ी जाएगा। ये 14,000 ही जाएगा नहीं तो। ये 14,000 ही जाएगा। 14,000 क्यों जाएगा? क्योंकि भाई 40,000 मेरे पास ऊपर रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं रिसीव सिर्फ 25,000 कर सकता हूँ। 25,500 कर सकता हूँ। तो 14,500 जो है वो मैं रिकवर नहीं कर सकता, और वही मेरा अलाउंस है। मैंने उसको ऐड कर दिया, मिस्टेक कर दी। ठीक है, 14,500 से ही जाएगा। 14,500 से क्यों जाएगा? क्योंकि 40,000 मैंने ऊपर रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। रियलाइजेबल में रिसीव कितना कर सकता हूँ? 25,500 का। तो जो रिमेनिंग है वो मेरा 14,500 क्या बन गया? बेडेड बन गया। अलाउंस फॉर बेडेड बन गया, ठीक है। और लाइबिलिटी इसने मुझे दी हुई है। लाइबिलिटी कितनी दी हुई है इसने मुझे? 32,000 की लाइबिलिटी दी हुई है। मैं आएगा यहाँ पे, मैंने नीचे आके अकाउंट पेएबल कर दिया 32,000 से। अब जो इनका डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस होगा आर का कैपिटल। निकाले जरा आर का कैपिटल कितना है। सारे एसेट्स उठाएं ऊपर वाले, और ये क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दें, और अब बताएंगे अब आर का कैपिटल कितना है। चले बताएं मुझे। 62,500। इसके ऊपर आपने स्टारिक डाल दिया, और उस स्टारिक को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये अमाउंट क्या है, बैलेंसिंग है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा से क्विकली इसको रिपीट कर रहा हूँ। कैश में मैंने कोई एडजस्टमेंट पार्क नहीं की, रीजन बीइंग के कैश जितना था उतना ही रियलाइज था। अकाउंट रिसीवेबल 40,000 पे लिखा हुआ था, लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन में बताया कि तुम सिर्फ और सिर्फ 25,000 पे रिकवर कर सकते हो। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये देखो, ये भी करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। नीचे तुम कुछ भी नहीं लिखो, तुम ऊपर सिर्फ 25,500 लिख दो डायरेक्ट। यानी तुम यहाँ 25,500 कर दो, और इसको तुम जीरो कर दो, इसको तुम हटा दो। तब भी तुम टोटल करोगे, तुम्हारा 62,500 आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करके देखोगे आपके पास वही चीज आएगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस मेथड के थ्रू करवा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल 40,000 का था,
सही है। इन्वेंट्री में भी उसने एडजस्टमेंट मुझे बताई थी, वैसे 32 की थी, इसने मुझे कहा 28 ही रिकवर कर सकते हैं, मैंने 28 को रिकवर करवा दिया। ऑफिस सप्लाई पे कोई एंट्री नहीं थी, 2000 पूरा का पूरा चला गया। डिलीवरी व्हीकल के ऊपर एंट्री थी, वो मैंने यहाँ पे पार्क कर दी। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर भी जो है वो कोई एंट्री नहीं थी, तो उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करवाने के बाद वाले अमाउंट में यहाँ पर लेकर आ गया। अलाउंस फॉर बेड डेट में 14,500 रिकवरेबल नहीं है, उसने मुझे ऊपर बता दिया था कि 40 में से सिर्फ 25 रिकवरेबल है, तो जो रिकवरेबल नहीं है वो अलाउंस है। अलाउंस यहाँ पर लगा दिया मैंने। अकाउंट पेबल 32,000 डाल दिया मैंने, और रिमेनिंग मेरा आर का कैपिटल बन गया। ये मेरे पास बन गई आर की एंट्रीज। ठीक है। अब हम आते हैं एस की एंट्रीज के ऊपर। ये तो सिर्फ एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है इस क्वेश्चन का। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इस वजह से इतना लंबा हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट का सवाल भी नहीं है। 10 मिनट का सवाल भी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है। ये 10 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं, मैं क्योंकि इसको समझा रहा हूँ, बार बार कनेक्शन करवा रहा हूँ, तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। एस की एंट्री थोड़ा पार करके दे दे मुझे। एस को मैं जरा ब्लू से लिख रहा हूँ। एस के पास भी कैश है, डेबिट होगा। एस के पास भी अकाउंट रिसीवेबल है, डेबिट होगा। एस के पास भी इन्वेंट्री है, डेबिट होगा। एस के पास भी ऑफिस सप्लाईज हैं, डेबिट होंगे। एस के पास भी डिलीवरी इक्विपमेंट है। एस के पास भी ऑफिस इक्विपमेंट है। और एस के पास अलाउंस फॉर बेड डेट भी है। राइटिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। और एस के पास अकाउंट पेबल भी है। और सेम ऊपर वाले की तरह एस का भी क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग आ जाएगा, एस का कैपिटल। ठीक है। आ जाए जरा, देखते हैं क्विकली क्विकली। एस के केस में कोई एंट्री नहीं है, 12,000 पूरा का पूरा जाएगा। मैं 12,000 पूरा का पूरा डेबिट कर दिया। एस के अकाउंट रिसीवेबल में एंट्री है। एस के अकाउंट रिसीवेबल में एंट्री है, वो मुझे कह रहा है कि भाई ये 8,000 तक का रिकवर हो सकता है। ठीक है, 8,000 तक का रिकवर हो सकता है। बड़ा सिंपल था, हमने कहा भाई तुम नीचे अलाउंस में दिखा देना, अभी तुम उसको पूरा का पूरा वही दिखा दो जो मौजूद है। तो अभी कितना है ऊपर एस का रिसीवेबल, 20,000, सॉरी 48,000, ये रहा 48,000। तो तुम नीचे आ गए, तुमने सीधा सीधा 48,000 पूरा का पूरा सेम रख दिया। ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री। एस की इन्वेंट्री के ऊपर कोई डॉट नहीं है, तो इन्वेंट्री सेम जाएगी। कितनी है इन्वेंट्री, 20,000 की। एस का ऑफिस इक्विपमेंट। एस का ऑफिस इक्विपमेंट, इसके ऊपर कोई एंट्री है। ऑफिस सप्लाईज के ऊपर हाँ है, 5,000 है, नीचे दिया हुआ ये रहा। ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है। डिलीवरी इक्विपमेंट के ऊपर नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर है, तो डिलीवरी इक्विपमेंट इसका कितना जाएगा। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज है, सॉरी है। ऑफिस सप्लाईज कहाँ है? ये रहे ना। 1,600 में से 600 माइनस कर देंगे, 1,000 ना। ऑफिस इक्विपमेंट और वैल्यू डेट 600 है, ये 600 से एंट्री जाएगी, सॉरी। 600 से माइनस नहीं होगी, 600 से एंट्री जाएगी। ठीक है। हाँ, माइनस नहीं होगी, ये 600 से एंट्री जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने, सही सही बोल रहे हो आप। ठीक है। डिलीवरी व्हीकल की तरफ आते हैं। डिलीवरी व्हीकल के ऊपर आते हैं। डिलीवरी व्हीकल के ऊपर आते हैं। डिलीवरी व्हीकल 48,000, 48,000 में से माइनस कर देंगे 16,000। ठीक है। क्योंकि इसके एस के इस वाले के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो इसकी कॉस्ट हो गई 48,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 16,000। निकालो जरा आंसर कितना आया। 48,000 माइनस 16,000, बताओ।
ठीक हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट, उसने मुझे बता दिया है सिर्फ 5,000 रिकवरेबल है। अलाउंस फॉर बेड डेट इसके ऊपर आते हैं। अलाउंस फॉर बेड बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करेंगे सेम। वो कैसे करेंगे? भाई इसका 48,000 रुपये है, लेकिन ये रिकवर कितने कर सकता है? सिर्फ 8,000। 48,000 रुपये में से 8,000 रिकवर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। 48,000 रुपये में से 8,000 रिकवर कर सकता है। तो अलाउंस फॉर बेडेड कितना हुआ? 40,000। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर लिखा 40,000। इसकी लाइबिलिटी कितनी है? इसकी लाइबिलिटी है 38,000। इसकी लाइबिलिटी है 38,000। बैलेंसिंग निकालो जरा। सारे एसेट में से ये दो अमाउंट्स माइनस कर दो। देखो बैलेंस कितना कितनी आई है अमाउंट बैलेंसिंग एसके कैपिटल की। 39,000 समथिंग आएगी। देखो कितनी आ रही है। अच्छा, एक बार फिर कैलकुलेट करके देख लो। मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। 39,000 सीधा सीधा बन रहा है। एक बार फिर देख लो। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं मेरे ख्याल में हम। कितना आ रहा है? हाँ, 39,600 ये सही फिगर लग रही है। जी जी बताएं। 5,000 है ना मेरे ख्याल में इक्विपमेंट। अच्छा, 5,000 है ना इक्विपमेंट। 500 नहीं है, 5,000। ये देखो, यहाँ पर देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ऑफिस इक्विपमेंट इसका 5,000 तक रियलाइज करवा रहा है। तो अमाउंट 5,000 है। ठीक है, चले जी, पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। आपने एंट्रीज बना ली, बैलेंस शीट बना के दिखा सकते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट में क्या होता है? आर एस ट्रेडर्स बैलेंस शीट। ठीक है, और बैलेंस शीट के बाद क्या लिखते हैं? एजेड लिखते हैं। मई 15, 2024। सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स। मुझे लगता है मुझे एक्सेल यूज करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे ऐसे लिखने से। नॉन करंट एसेट्स बताएं कौन कौन से थे हमारे पास। एक था ऑफिस इक्विपमेंट, और एक था हमारे पास डिलीवरी इक्विपमेंट। आर का ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास दिख रहा है 16,000 का, और इसका मेरे पास दिख रहा है 5,000 का ऑफिस इक्विपमेंट। तो 16,000 का ये आ गया, प्लस 5,000 का ये आ गया। डिलीवरी इक्विपमेंट की तरफ आते हैं। आर का डिलीवरी इक्विपमेंट मेरे पास दिख रहा है 15,000 का, ये रहा। ठीक है, और एस का डिलीवरी इक्विपमेंट दिख रहा है 32,000 का। तो ये आएगा
15,000 प्लस 32,000। कर दो टोटल कितना आ रहा है अमाउंट? 16,000 प्लस 50,000 और नीचे वाले 15,000 प्लस 32,000। एक का आ रहा है 21,000। 21,000 ऑफिस इक्विपमेंट, अच्छा 5,000 है ना यार, सॉरी। क्या यार, ये 5,000 है, ठीक है। हाँ ये बनेगा 21,000 है, सही है। बहुत तंग कर रहा है मार्कर मेरा मुझे। 21,000, 15,000 और 32,000 कितना हो गया? 68,000। 68,000 कैसे होंगे ये? देख लो 68,000 कैसे हुए। ये 68,000 नहीं है, कुछ और अमाउंट है। 47, हाँ। शाबाश। 47 है, ठीक है। अच्छा 68 टोटल बताया आपने, ओके 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 ओके। और इन दोनों का टोटल आ गया 68,000। आ जाए भाई। करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन एक्सेल पे करेंगे, एक्सेल जल्दी जल्दी रिजोल्व करवाता जाएगा चीजें। ठीक है, फिर उस आंसर को मैं यहाँ पे पंच कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। एसेट में बाकी एसेट कौन कौन से हैं बताएं? ऑफिस सप्लाईज है। ऑफिस सप्लाईज के बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के बाद अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, ऊपर आते हैं जरा चेक कर लेते हैं। कैश को आखिर में लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया और दोनों इक्विपमेंट हो गए, अब आएगा कैश। ऑफिस सप्लाईज आर के मेरे पास दिख रहे हैं 2,000, तो इसके 600, 2600। 2,000 हो गए इसके, 600 हो गए इसके, टोटल हो गए 2600। इन्वेंट्री 28,000 की हो गई इसकी, और 20,000 की हो गई इसकी। इन्वेंट्री है 28,000 आर की और 20,000 एस की। बताएं। 48,000। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 40 माइनस 14,500, तो कितने हो जाएंगे? वही जो रिकवरेबल थे, कितने थे? 25,500। 40,000 माइनस 14,500, 25,500। एक के हो गई है, ठीक है, प्लस दूसरे के भी तो हैं। दूसरे के भी तो हैं, दूसरे का ये है 48,000, और अलाउंस और बेडेड कितना है? 40,000। तो 8,000 जो है वो जो रिकवरेबल था वही आ गया। 48,000 माइनस 40,000। बता दो इसको कितना हो गया? 25,500 में से 8,000 प्लस कर दो।
25,500 प्लस 8,000 कितने हो गए? 25,500 प्लस 8,000, 33,500 बिल्कुल। और कैश, कैश मेरे पास है 8,000 आर का और 12,000 इसका। 8,000 प्लस 12,000 कितना हो गया? 20,000। करंट एसेट का सम करो, शाबाश। करंट एसेट्स का सम करो, कितना हो गया? इस डब्बे का सम करो। टोटल बता रहे हो, करंट नॉन करंट मिला के बता रहे हो? अच्छा, आपको भी लगता है बाकी की क्लासेस जो है ना वो तंग कर रही हैं? थक चुके हो शायद आप भी। 104100। ठीक है, चले जी। अब इन दोनों को मिलाओ, करंट नॉन करंट दोनों को मिलाओ, कितना आया? करंट नॉन करंट दोनों को प्लस करो, कितना आया? 172 100। 172 100। एसेट्स खत्म हुए, इक्विटी और लाइबिलिटी कर दो, उसमें कोई मसला नहीं है, वो तो जल्दी जल्दी क्विकली हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी सिर्फ एक ही थी। तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। पहले आते हैं इक्विटी में। इक्विटी में एक आर का कैपिटल हमें मिलेगा और एक एस का कैपिटल मिलेगा। दोनों के कैपिटल हम ऊपर निकाल चुके हैं। आर का कैपिटल मेरे पास आ रहा है 62,500 और नीचे वाले का आ रहा है 39,600। ठीक है, 62,500, 39,600। इन दोनों को प्लस करो, इक्विटी का सम आ जाएगा। कितना आया इन दोनों का सम इक्विटी का? 32,000 और 38,000। ये मुझे आपने बताया है 102100। 32,000 और 38,000, ये कितना हुआ अकाउंट पेएबल? 70,000। और टोटल इक्विटी लाइबिलिटी को सम करो, देखो सेम बन रहा है, 172 बन रहा है। देखो जरा, सही है। चलो गुड हो गया। यहाँ पर हमारा खत्म हुआ पार्टनरशिप की पहला हिस्सा, जो कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप है। बेसिक बेसिक कराता, बेसिक से करा के फिर एडवांस की तरफ जाता, तो मुझे कम से कम भी 6 से 7 सवाल करवाने पड़ जाते। लाइक मुझे पहले फॉर्मेशन बतानी पड़ती, फिर रेशोज बताने पड़ते, फिर रेशो के अंदर कैलकुलेशन बतानी पड़ती, फिर मुझे आपको एक सवाल करवाना पड़ता जिसमें बैलेंसिंग बैलेंसेस फिगर को ढूंढ ढूंढ के लिए आपको वो सवाल करना पड़ता। फिर मैं रियलाइजेशन बताता, फिर रियलाइजेशन के बाद वो उसका एक जो सवाल कराता, उसके बाद जाके यहाँ पहुँचता। तो सबसे बेहतर मैंने यही समझा कि मैं एक ही सवाल में सारी चीज़ें इनपुट करके आपको दे दूँ, ताकि रियलाइजेशन भी वहीं के वहीं कवर हो जाए, आपके पास बैलेंस शीट भी वहीं के वहीं कवर हो जाए, आपकी एंट्रीज भी वहीं के वहीं कवर हो जाए, आपके पास फेयर वैल्यू की चीज़ें भी वहीं के वहीं कवर हो जाए। तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समअप होकर आ गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा लेंदी लग रहा था क्वेश्चन, नो डाउट है लेंदी,
हो सकता है आपने अकाउंटिंग अफेयर से बात पढ़ी हो, तो इस वजह से आपको ये भी लग रहा हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आप इसको अकेले में बैठ के देखेंगे आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बड़ा आसान सा था ये। इसमें कोई मुश्किल वाली बात थी ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक रुक के अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर देखते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत है या नहीं है। अगर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो हम फिर एडमिशन और पार्टनर करेंगे, ठीक है, वो इससे थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है पर्सनल फॉर्मेशन के। चलो जी, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ ताकि लेक्चर की लेंथ थोड़ी कम रहे। आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर क्लास एंड होती है हमारी भाई, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद।